गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों का राजस्थान एपीयू प्रीलिम्स का लक्ष्य बैच हम लोगों ने बियॉन्ड बीएड की तरफ से चलाया है। इसके अंदर हम लोग राजस्थान एपीयू में जितना भी सिलेबस होगा उसको कवर करेंगे विद इन 1 मंथ। मतलब 13 तारीख को ये बैच स्टार्ट हुआ था। 23 अगस्त तक हम लोग सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ऑलमोस्ट आज की तारीख में हम लोग जनरल एक्सेप्शंस कर लेंगे। इस हफ्ते हम लोगों का बीएनएस भी कंप्लीट हो जाएगा और केवल बीएनएस हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बीएनएस को हम लोग ऐड ऑन करके पढ़ रहे हैं आईपीसी के साथ। तो आईपीसी के सारे सेक्शन, बीएनएस में क्या क्या चेंज आया है, ये हर एक चीज पढ़ रहे हैं और पूरा ही सिलेबस हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो 1 महीने के अंदर अगर आप लोगों को क्विकली रिवाइज करनी है, सारी चीजें पूरा एकदम रिकॉल करना है कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोविजन है, अगर आपने आज तक भी कोई तैयारी नहीं करी थी तो भी आप ये हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्रीलिम्स में 100% जो है मदद होगी। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के रिगार्डिंग आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे सारे के सारे, जो कि मेंस प्री के रेलेवेंट होंगे। 100% कवरेज आपका सिलेबस का नोट्स के थ्रू हो जाएगा। लॉ के पूरे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इसका जो इस टाइम प्राइस है वो है 114,999 रुपए में आपको ये पूरा बैच मिलेगा। डेली हम लोग इसमें टेस्ट भी करा रहे हैं। जैसे कल का जो लेक्चर हुआ था, उससे पहले का जो लेक्चर था वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये 3 डेमो क्लास है जिसमें कि लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो आपने कल की क्लास में भी देखा होगा लेक्चर 2 में कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यूज किए थे। वो एमसीक्यूज क्या थे? वो एमसीक्यूज ये हैं कि हम लोग डेली प्रैक्टिस में जितना पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे उसका एक पीडीएफ देता हूं मैं आप लोगों को उसको सॉल्व करना होता है। 10 क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे ही हर दिन के लेक्चर के हिसाब से हम लोग वो 10 एमसीक्यूज डेली करेंगे। और जो टेस्ट सीरीज है, जो प्रॉपर राजस्थान एपीयू प्रीलिम्स के लिए क्यूरेटेड है, उसको हम लोग अलग से करते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से होलिस्टिक 1 महीने के अंदर हम लोगों की बहुत ही अच्छी तैयारी राजस्थान एपीयू प्रीलिम्स की हो जाएगी। तो अगर आप में से किसी को भी बैच ज्वाइन करना है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, या फिर मेरे नंबर पे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा जनरल एक्सेप्शंस के पार्ट 2 के ऊपर। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, जो कि 14 से लेके 21 तक था। आज 22 से 44 तक है। देखते हैं आगे क्या क्या हमारे लेक्चर में हम लोग आज डील करेंगे। सेक्शन नंबर 22, 23 से 24, 25 से 31, 32 से 33, ये सारी चीजें हम लोग आज के इस लेक्चर में डील करेंगे। उसके बाद प्राइवेट डिफेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। ये प्राइवेट डिफेंस हमारा 34 से लेकर 44 तक। इसमें केस लॉज हम लोग देखेंगे, जो पीवाईक्यूज में मेन केस लॉज आते हैं वो भी हम लोग करेंगे। क्या क्या पूछा जाता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन, पूरा कोरिलेशन आईपीसी का और बीएनएस का, हर एक चीज रिलेट करते हुए इलस्ट्रेशन, बेयर एक्ट का आइडिया, एसेंशियल क्या क्या है, केस लॉस क्या क्या है, ये पूरा टाइमलाइन लेके, ये पूरा जो स्ट्रेटेजी है ये लेके हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर 22, बीएनएस का। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि सर
द इनकैपेसिटी मस्ट अराइज बिकॉज ऑफ दैट, जो इनकैपेसिटी है वो जो समझ नहीं पा रहा है नेचर, वो एग्जैक्टली exactly किस वजह से होना चाहिए, उसी अनसाउंडनेस की वजह से होनी चाहिए। द पर्सन मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, जो पर्सन है वो इनकेपेबल हो उस, द पर्सन मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, वो उस एक्ट का नेचर जानने में सक्षम ना हो। इनकेपेबल ऑफ नोइंग दैट इट इज रॉन्ग, ये गलत है। अब सपोज कोई एक आदमी है, वो कोई एक्ट करता है, अब वो मेंटली उसको नहीं पता है कि जब नींद में कोई आदमी चल रहा है, नींद में चलते चलते उसने क्या किया, किसी एक को जाके नींद में है वो, उसने गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, नींद में है, उसने जाके किसी का एक्सीडेंट कर दिया। अब ये क्या है सिनेरियो, ये सिनेरियो यही है कि भाई उसने वो गाड़ी चला रहा था, उसे पता है नहीं पता है, उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसे पता है नहीं पता है, क्योंकि वो नींद में है, तो इसको आप अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में कवर करेंगे। अब वो नींद में होता वो पूरी तरीके से सेम था, लेकिन अब वो नींद में है तो उसको अनसाउंडनेस में कवर किया जाएगा। कोई इंसान है जिसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है, सपोज कोई इंसान है 30 साल का है, उसको कुछ बीमारी हो गई किसी वजह से, वो क्या हो गया, वो 5 साल का हो गया, अब उसको चीजों का पता ही नहीं है कि कैसी वो चीज है, उसका कोई एक्ट वो कर रहा है तो वो ऑफेंस है कि नहीं है, उसने जाके किसी को ऐसे धक्का दे दिया, अब धक्का देने से क्या हुआ, वो गिर गया जिससे उसकी डेथ हो गई। अब छत पर से धक्का देने से किसी की डेथ हो जाएगी, ये किसी इंसान को तभी तो पता होगा जब उसे सारी चीजें, उसकी बुद्धि खुली हुई हो। अब उसको नहीं समझ में आ रहा, वो अब वो मेडिकल इंसेन भी है और वो लीगली इंसेन भी है। इंसैनिटी कब कहाँ कैसे होगी, वो एक्ट करते टाइम उसी समय होनी चाहिए। सपोज 12 बजे वो ऑफेंस हुआ है, वो एक्ट हुआ, अब 12 बजे एग्जैक्टली वो इंसान उस टाइम इस सर्कमस्टेंसेस में हो, ये जो एसेंशियल्स हैं वो 12 बजे फॉलो होने चाहिए। 11:45 पे ये फॉलो हो रहा था, लेकिन 12 बजे वो ठीक था, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब वो एक्ट हो रहा है उस टाइम पे वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के साथ डील कर रहा हो। मेडिकल इंसैनिटी जो है वो क्या है, क्लिनिकल कंडीशन है। लीगल इंसैनिटी जो है वो नैरोअर वर्जन है, हम लोगों ने देखा भी। द क्वेश्चन इज कॉग्निटिव इनकैपेसिटी एट द टाइम ऑफ एक्ट, जब एक्ट है उस टाइम पे उसकी कॉग्निटिव फैकल्टी कैसे रिएक्ट कर रही है उसके बारे में बात करी गई है, कहाँ पे, यहाँ पे। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 22। और वहां पे कौन सा है हमारा सेक्शन आईपीसी में, सेक्शन 84। मेयर और बिहेवियर और प्रायर ट्रीटमेंट इज नॉट इनफ, तो मैकनॉटन्स का जो केस था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के लेके, सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला केस है वो भी मैकनॉटन्स केस है। और ये ऐसा केस है जो कि मतलब आप ये समझिए कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में जो हम लोगों ने इंडियन लॉ में चीजें रखी हैं, वो इसी से रिलेटेड ही रखी हैं, जो इस केस का डिसीजन, वही सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे अपने केस में रखी भी हैं। तो अब देखते हैं, तो क्या देखते हैं, देखते हैं कि देखो वहां के जो कुछ कॉन्सेप्ट है वही हम लोगों ने लिए हैं, कौन कौन से। फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंसैनिटी रूल क्या है, मैकनॉटन्स लॉ है। उसके बाद टू सक्सीड द एक्यूज मस्ट शो अ डिफेक्ट द रीजन फ्रॉम डिजीज ऑफ द माइंड, तो एक्यूज को उस टाइम पे अपना रीजन देना पड़ेगा कि वो उस डिफेक्ट के साथ जो है वो सरवाइव कर रहा है, उसको एक्चुअली में वो प्रॉब्लम है। तो ये होना चाहिए किस टाइम पे, इंसैनिटी होनी चाहिए जिस टाइम पे वो ऑफेंस हो रहा है। इसके साथ साथ और क्या क्या पॉइंट्स हमको देखने हैं, इसके साथ साथ हमको ये देखना है कि एज अ रिजल्ट द एक्यूज डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एक्ट और डिड नॉट नो दैट इट इज रॉन्ग, उसको नहीं पता होना चाहिए कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है। ठीक है, इतना तो हम लोगों को क्लियर हो गया, सारी चीजें हम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई। द प्रिंसिपल अंडरलाइज आईपीसी 84 एंड बीएनएस 22, ये चीजें हम लोगों ने समझ ली। अब आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 23 और 24। इनवॉलेंट्री टॉक्सिक, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री टॉक्सिकेशन, दो टाइप का इंटॉक्सिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। सेक्शन एक है 23 में, एक है 24 में। देखो, इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन अगर हुआ है आपके साथ, मतलब कि आपके अगेंस्ट विल हुआ है, तो आपको लॉ के अंदर डिफेंस मिलेगा। बट अगर वो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है, आपने अपनी इच्छा से इंटॉक्सिकेशन किया है, तो फिर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा, अगर आपने कोई काम किया है तो प्रिज्यूम करेगा नॉलेज तो बेटा तुमको थी, नॉलेज की जनरल प्रिजम्पशन होगी। अगर उस ऑफेंस के अंदर कोई पर्टिकुलर इंटेंशन की बात आती है और वो इंटेंशन आपने इतना ज्यादा ड्रंक कर लिया है कि अगर उस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग
आप वो इंटेंट डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन पूरी की पूरी लाइबिलिटी आपके ऊपर से नहीं हटाई जाएगी। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो ओवरव्यू हो गया। सेक्शन 23 क्या बात करता है? इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन बोले तो एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। अब ये दोनों सेक्शन आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जैसे कभी 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 किसी पार्टी में गए आप लोग, तो बढ़िया वकील लोग हैं, तो बड़े लोग भी हो चुके हैं, एडल्ट भी हैं सारे। तो अब कभी कभी किसी दोस्त को पकड़ लिया कि अरे भाई पीना पड़ेगा, कैसे नहीं पियोगे, ये कैसे होता है, भाई के नाम पे एक पैक पी लो। तो इस तरीके से अगर कोई आपके साथ बिहेवियर कर रहा है और फिर आप उस दबाव में आके पी लिए हैं, तो वो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है। आप इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन में उसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, किसी ने आपको कसम खिला दी, किसी ने आपको कुछ बोल दिया कि पीना ही पड़ेगा वरना दोस्ती खत्म, ब्रेकअप, ये सब, तो जो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्या है? इसकी वजह से अगर आपने ड्रंक कर लिया है तो ये वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, ये इनवॉलंटरी में नहीं आएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्री में ये सवाल पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन फिर होता क्या है? एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल। मतलब कि कंप्लीट प्रोटेक्शन है इफ द इंटॉक्सिकेंट वाज एडमिनिस्टर्ड विदाउट नॉलेज और अगेंस्ट विल। मतलब किसी ने किसी को जैसे कोल्ड ड्रिंक में मिला के कुछ दे दिया, अब उसको तो नहीं, उसको तो लग रहा है वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, लेकिन उसमें कुछ पड़ा हुआ था जिसकी वजह से इंटॉक्सिकेशन हुआ। तो ये विदाउट हिज नॉलेज हो गया। अगेंस्ट हिज विल मतलब गन पॉइंट पे उसे रख लिया, उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन बोला पियो नहीं तो अभी गोली मार देंगे, तो अगेंस्ट हिज विल हो गया। ठीक है, द इंटॉक्सिकेशन मस्ट मेक द पर्सन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट इट इज रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ। अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें कि कंसीडर कर लिया जाएगा, आपको कंप्लीट डिफेंस मिल जाएगा इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन में। बस वो आपके विदाउट नॉलेज या फिर आपके विदाउट आपके विल के अगेंस्ट में होना चाहिए। सेक्शन नंबर 24 क्या बात करता है? जैसे ये समझिए ना, सेक्शन नंबर 23 का प्रोविजो ही है 24, कोई अलग से बहुत अलग बात नहीं कह रहा है, सेक्शन 23 को ही आगे बढ़ा रहा है। मतलब कि अगर देखा जाए आईपीसी का सेक्शन नंबर 85 एंड 86, चेंजेस इसमें भी कोई भी नहीं आए हैं। तो इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन के लिए आपने क्या क्या चीजें हम लोगों ने एक बार चीज देखी, अगेंस्ट हिज विल मतलब वायलेंस है, हर्ट है, कोई ऐसा प्रेशर है, और विदाउट हिज नॉलेज, तो ये दो चीजें हो गई। अब वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन के लिए क्या हुआ? वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन के लिए हम देखेंगे, हाँ, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। मतलब कि ऐसे ऑफेंस जिनके अंदर पर्टिकुलर इंटेंशन या फिर नॉलेज रिक्वायर होती है, उनको डील करने के लिए हमारे पास क्या आता है? सेक्शन नंबर 24 या फिर सेक्शन नंबर 86। लॉ इम्प्यूट्स द सेम नॉलेज द पर्सन वुड हैव हैड इफ सोबर। मतलब कि अगर वो ठीक होता, अगर उसने पी नहीं होती, तो लॉ मानता है कि पीने के बाद अगर उसने कोई एक्ट किया, उसमें नॉलेज का प्रेजम्पशन है, तो लॉ मानेगा कि भाई तुम्हारे पास सेम नॉलेज होती एज सोबर, तो तुम लायबल हो जाओगे। पर्टिकुलर इंटेंशन स्टिल डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड सराउंडिंग फैक्ट्स। मतलब कि जो इंटेंशन का मैटर होगा, इंटेंशन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जैसे क्या है, इसमें इतना ज्यादा इसने पी लिया था कि इंटेंशन डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो ये वाला चीज जो है वो एज अ फैक्ट आपको केस में फैक्ट टू फैक्ट आपको चेक करनी पड़ेगी। वॉलंटरी ड्रंकनेस डज नॉट बाय इटसेल्फ एक्सक्यूज द ऑफेंस। मतलब आपने अपने आप से पी लिया है, उसके बाद आपको एक्सक्यूज भी मिल जाए ऑफेंस का, ऐसा नहीं होता। अब जैसे पर्टिकुलर इंटेंशन की क्या बात है? पर्टिकुलर इंटेंशन के रिस्पेक्ट में आप लोग ये समझिए, सपोज कोई मर्डर का केस है। अब मर्डर का केस है कोई, उसके अंदर ए जो है उसने वॉलंटरी अपनी शराब वराब पी के एक लोडेड पिस्तौल निकाली और जेड के चेस्ट पे गोली मार दी। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा जब हम लोग कल्पेबल होमिसाइड मर्डर पढ़ते हैं, तो नॉलेज भी होनी चाहिए कल्पेबल होमिसाइड के रिस्पेक्ट में, नॉलेज और इंटेंशन। जब कल्पेबल होमिसाइड का हम लोग पनिशमेंट देते हैं तो नॉलेज के रिस्पेक्ट में पनिशमेंट, इंटेंशन के रिस्पेक्ट में पनिशमेंट कम ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ऐसे डिपेंड करेगी। अब मर्डर का केस है तो कोर्ट क्या क्या चीजें कंसीडर करेगा? क्या ए ने, ए की इंटेंशन थी डेथ कॉज करने की? क्या उसका इंटेंशन ऐसा बॉडीली इंजरी देना था जिससे कि डेथ कॉज हो जाए, जो डेथ के लिए सफिशिएंट है? क्या कम से कम उसके
केस में जो नॉलेज है और इंटेंशन है, तो नॉलेज के रिस्पेक्ट में तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि नॉलेज एज अ कॉमन मैन जितनी सुपरमैन होती है उतनी है, लेकिन इंटेंशन के मामले में आप सोचना चालू करेगा, तो फैक्ट टू फैक्ट चीजें अप्लाई करेगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया है। किसी को अगर थम्स अप कीजिए अगर किसी को कोई डाउट हो तो। कोई डाउट ना हो तो थम्स अप करो भाई। ठीक है, सेक्शन नंबर 23 और सेक्शन नंबर 24, विदाउट नॉलेज होगा, अगेंस्ट विल होगा, ये वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात कर रहा है। नेचर ऑफ डिफेंस कंप्लीट इफ इनकैपेसिटी प्रूफ, नो कंप्लीट एक्सक्यूज, यहाँ पे कंप्लीट एक्सक्यूज नहीं होगा। जब इंटेंशन कोर्ट मान लेगा कि नहीं है, जो मॉडल वाला केस हम लोगों ने लिया, तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड में जाके उसको पनिश करेगा। उसकी इंटेंसिटी ही कम होगी, नॉलेज कंसीडर करके उसको पनिशमेंट देगा। थोड़ा सा पनिशमेंट कम हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से आपको जो है इनकैपेसिटी में थे आप, ये सब नहीं प्रूव होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। मे बी एब्सेंट ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, नॉलेज मान लिया जाता है एब्सेंट है, लेकिन यहाँ भैया है, यहाँ पे मान लिया जाएगा। तो किसी ने अगर आपको जबरदस्ती पिला दी, आपने पी ली और जाके कोई ऑफेंस कर दिया, तो उसका कोई फायदा है नहीं, डिफेंस कोई खास मिलता नहीं है। डिफेंस अवेलेबल ऑन द इनकैपेसिटी, यहाँ पे इनकैपेसिटी के बेसिस पे मिल रहा है, स्पेसिफिक इंटेंट है तो ही आपको मिलेगा, वो भी कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे। अ, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू के केस में क्या बताया गया, यही जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, यही कॉन्सेप्ट वहां से भी निकल के आया था कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अ ब्लैंकेट डिफेंस, वॉलंटरी में आपको पूरा का पूरा डिफेंस नहीं मिलता है। डिस्टिंक्शन मस्ट बी केप्ट बिटवीन मोटिव, इंटेंशन एंड नॉलेज, इन तीनों के बीच में डिफरेंस रख के डिस्टिंग्विश किया जाता है, और उसके बाद देखा जाता है कि इंटेंशन का क्या क्या लेवल है। फॉर ऑफेंस रिक्वायरिंग स्पेशल इंटेंट, द कोर्ट में एग्जामिन वेदर सच इंटेंट वाज एक्चुअली फॉर्म, क्या वो एक्चुअली में वो इंटेंट एक्चुअली फॉर्म हुई कि नहीं फॉर्म हुई, ये चीजें कंसिडर करी जाती हैं। बट नॉलेज इज ऑर्डिनरली ट्रीटेड, तो ये बोला गया वासुदेव वर्सेस पेप्सू के केस में। इसके अलावा एक केस और है, वो हम लोग पढ़ते हैं डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस है, मतलब कि डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड का केस। इसमें एक गार्ड था, वो एक फैक्ट्री का गार्ड था, वहां से इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा था और एक बच्ची वहां से निकलती है, तो ये उसका रेप करने के लिए उसको किडनैप करता है, उसका रेप करने के लिए उसके मुंह के ऊपर ये हाथ रख देता है। अब इसके हाथ के प्रेशर से ये होता है कि वो लड़की को ऑक्सीजन नहीं आती है, जिसकी वजह से इसकी डेथ कॉज हो जाती है। अब मर्डर के लिए इंटेंशन भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, तो कोर्ट ने यहाँ पे माना था, मर्डर के लिए लायबल माना था, और उसने डिफेंस लिया था कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे माना नहीं और बोला कि ये जो केस है ये मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। 13 साल की बच्ची थी, उसके रिस्पेक्ट में हुआ था, तो कोर्ट ने अपनी जब इंटॉक्सिकेशन आपने अपनी इच्छा से किया था, तो उसका मुंह दबाने से ही उसकी डेथ हो गई। अगर वो ये सब करता नहीं तो ये होता नहीं। कोर्ट ने फिलहाल मर्डर के लिए कर लिया था, लेकिन उस कोर्ट ने ये बोला ना कि मेंसरिया नहीं है, जो हम लोगों ने भी देखा, मेंसरिया नहीं है, इंटेंशन वो मर्डर का नहीं था, बट स्टिल नॉलेज तो थी ना, नॉलेज के बेसिस पे मर्डर के लिए लायबल कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कंसेंट एंड गुड फेथ बेनिफिट, सेक्शन नंबर 25 से लेके 31 तक ये चीज आता है। वहां पे ओल्ड वाले में हम लोग देखते हैं 87, 88, 89, 90, 91, 92 एंड 93, 87 से लेके 93 तक जाता है। कंसेंट का क्या काम है, अब जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, किसी को बचाना है, उसकी कंसेंट है। डॉक्टर जब कोई इंसान, सबसे बेसिक सा एग्जांपल जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं आज तक, कि सभी का सबसे बेसिक है कंसेंट का, जो डॉक्टर्स को लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर्स को लेके क्या डिस्कस होता है, जैसे आदमी ऑपरेट कराने गया, ऑपरेशन में कोई ऑपरेशन होना है, तो एक डॉक्टर क्या देते हैं, एक कंसेंट फॉर्म देते हैं ना, कि आपने उसको कंसेंट दे दी है, डॉक्टर की लाइबिलिटी खत्म होती है, कि हाँ भाई अगर डेथ कॉज हो जा रही है तो जो हॉस्पिटल है वो लाइबल नहीं होगा, ऑपरेशन सीरियस है। तो इस टाइप के जो कंसेंट फॉर्म, और एकता कपूर के नाटकों में जो सबसे ज्यादा फॉर्म डॉक्टर वाला नाटक नौटंकी होता है, उसमें ये सब फॉर्म वॉर्म भरवाया जाता है, जिसके बाद फिर एक्टर एक्ट्रेस कुछ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए नाटक नौटंकी करते हैं। तो वो जो कंसेंट फॉर्म वाला होता है, ठीक है, वो कंसेंट फॉर्म आप लोगों ने कंसिडर किया, कहाँ होता है, यहाँ पे लेबल हो रहा है, सेक्शन नंबर 25, 26, इन सब जगहों पे हम लोगों को देखने को मिलता है। तो कंसेंट ऑफ एडल्ट अबव 18 साल, देखो सबसे बड़ी बात, 18 साल के कोई ऊपर हो तो कंसेंट दे सकता है, ये है। कंसेंट की एज अभी हम लोग चेक करेंगे कि मिनिमम कितने साल तक की कंसेंट होती है। 12 साल तक का कोई बंदा है तो वो कंसेंट
दे सकता है। गार्जियन कंसेंट फॉर चाइल्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, गुड फेथ में होनी चाहिए कंसेंट, इनवैलिड कंसेंट नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफेंस नॉट एक्सक्यूज बाय कंसेंट, गुड फेथ बेनिफिट विदाउट कंसेंट। ये सारी चीजें हम लोग इन सेक्शंस में कंसिडर करेंगे। कंसेंट मस्ट बी रियल एंड वैलिड, गुड फेथ रिक्वायर ड्यू केयर एंड अटेंशन। चलिए आगे देखते हैं, सेक्शन नंबर 25 पढ़ते हैं। तो सेक्शन नंबर 25 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 25 बात करता है हमारा act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। मतलब कि ऐसे एक्ट जिनकी वजह से, ये कंसेंट का डिफेंस है बेसिकली, जो वहां पे आपका सेक्शन नंबर जो यहाँ पे 25 है आईपीसी में, वो आपका सेक्शन है 87। ये क्या बात करता है? फेंसिंग फॉर अम्यूजमेंट फेयर प्ले इंजरीज आर कवर्ड। जैसे कोई पर्सन है 18 साल के ऊपर का है, ठीक है, वो कंसेंट दे रहा है, वैलिड कंसेंट, नो इंटेंशन और नॉलेज ऑफ लाइकली डेथ और ग्रीवियस हर्ट। डेथ और ग्रीवियस हर्ट की इंटेंशन से आपको कंसेंट नहीं देना है, कोई माइनर इंजरीज हैं, हर्ट हो रही है, उसमें आपको पूरा का पूरा डिफेंस मिल जाएगा। आप लोगों ने एक मैगजीन सुनी होगी, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। तो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया जो है, एक्ट बाय अ कंसेंट इज नॉट एन ऑफेंस। ये सेक्शन नंबर 25 और 87 के लिए ही बनी है। आपसे अक्सर पूछा जाएगा पेपर में, ये वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया कौन से सेक्शन में है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, ठीक। और जो पर्सन जो है वो हार्म सफर करता है, उसने अपनी कंसेंट दी हो उस एक्ट के लिए, और क्या होना चाहिए? द पर्सन मस्ट बी 18 ईयर्स, तो 18 साल का होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों ही फॉर्म की कंसेंट हो सकती है। तो जैसे सपोज ए ने बी से क्या कहा कि हिज हेड इज मेड अप ऑफ आयरन स्टील, कोई किसी भी चीज का सर उसका बना हुआ है, बहुत मजबूत है। सपोज आयरन मैन से इंस्पायर होकर उसने कहा मेरा सर लोहे का बना हुआ है, तुम एक काम करो, ये हथौड़ा लो और मेरे सर पे बीचों बीच मारो, मेरे सर को कुछ नहीं होगा। ए ने अपनी कंसेंट बी को दे दी, बी ने कहा कि भाई ने बोला करने का तो करने का, उनने लिया हथौड़ा मार दिया। तो अब यहाँ पे क्या डिफेंस मिलेगा? हम लोग देख रहे हैं डेथ एंड ग्रीवियस राइट के लिए नहीं मिलता है। तो और तो बढ़िया गुड फेथ में काम भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डेथ और ग्रीवियस हर्ट के अलावा कोई काम हो रहा होता तो हो जाता। अब जैसे WWE की फाइट्स हो रही हैं, या कोई फाइट हो रही है, स्टेज MMA फाइट्स हो रही हैं, तो एक दूसरे को कंसेंट दिया है, तो यहाँ पे जो इंजरीज हो रही है, हर्ट हो रही है, वो डिफेंस में यहाँ पे कवर हो जाएगा, वो ऑफेंस नहीं बनेगा। लेकिन आपने किसी की डेथ या फिर क्या बोलते हैं ग्रीवियस हर्ट कर दिया, तो फिर डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट केसेस हैं, विशंबर वर्सेस विमल का केस है जो आप लोग को याद रखना चाहिए। उसके अलावा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पे? सेक्शन नंबर 26। मतलब कि कौन सा सेक्शन हो गया? सेक्शन नंबर 88 हो गया, ऑब्वियस सी बात है, आईपीसी का सेक्शन नंबर 88। ये क्या बात करता है? ये बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर अ पर्सन बेनिफिट विद कंसेंट। मतलब कि किसी के पर्सन के हित के लिए कोई काम किया जाना, जो डॉक्टर सर्जन वाला जो हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे थे, वो एग्जैक्टली 26 पे ऊपर फिट बैठ जाएगा। इलस्ट्रेशन, मतलब कि आपकी जान बचाने के लिए, किसी को कैंसर है, आप उसका ऑपरेट करना है, अगर ऑपरेट नहीं किया तो वो मर ही जाएगा, लेकिन ऑपरेट करेंगे तो 50% चांस से बच जाएगा। तो आपने अपनी कंसेंट दिया सर्जन्स को कि भाई ऑपरेट करो, कुछ हुआ, मैं बच गया तो अच्छी बात है, नहीं बचा तो ऐसे भी मैं भगवान को प्यारा होने ही वाला हूँ। सर्जन ऑपरेट्स नोइंग डेथ में बी लाइकली, लेकिन ध्यान दीजिए, बट इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट एंड विदाउट इंटेंडिंग डेथ। मतलब वो मान के ना चले कि ये मरने ही वाला है। एसेंशियल क्या होना चाहिए यहाँ पे? एसेंशियल है कंसेंट, गुड फेथ और उस पर्सन के बेनिफिट के लिए। ठीक। सेक्शन नंबर 27 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 27 बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि 12 साल का है, या उससे, या फिर अनसाउंड माइंड का है,
उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर। अब वो 12 साल से कम का है, वो अपनी कंसेंट क्या ही देगा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, कोई किसी को अपने बारे में कुछ पता है कि उसको सुध बुध है ही नहीं, तो वो कंसेंट क्या देगा। तो ऐसे लोगों की कंसेंट किसके द्वारा ली जाती है, ऐसे लोगों की कंसेंट ली जाती है उनके गार्जियंस के द्वारा। नो इंटेंशनली कॉजिंग ऑफ डेथ, मतलब कि आप इंटेंशनली न चाह रहे हो कि ये मर जाए, आप ऐसी कंसेंट दे रहे हो। No acts beyond statutory exceptions. Illustration: Operation on child for stone may be protected. जो हम लोगों ने सेक्शन 26 पढ़ा, सेक्शन 26 में एक अडल्ट पर्सन की कंसेंट थी, सेक्शन 27 में वही माइनर की कंसेंट है या फिर अनसाउंड माइंड ऑफ पर्सन की कंसेंट है, लेकिन किसके द्वारा लिया जा रहा है, बस वो कंसेंट ली जा रही है किसी ऐसे इंसान से जो कि उसका लीगल गार्जियन है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 12 साल से छोटा है, वो अनसाउंड माइंड का है, तो वो अपने आप अपनी कंसेंट नहीं दे सकता, उसका गार्जियन उसकी कंसेंट देगा। बस आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है, दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो है, जो हम लोगों ने देखा, इंटेंशन नहीं होनी चाहिए किस चीज की, डेथ कॉज करने की, इंटेंशनली नहीं होना चाहिए। नॉलेज जो है वो क्या है, नॉलेज इज नॉट डिफेंस हेयर जनरली बट इन सम केसेस लाइक, जैसे डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट रोकने के लिए आपने काम किया, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने पर नहीं, ये सब अबेटमेंट भी इसका नहीं, मतलब आप खुद इंटेंशनली नहीं चाह रहे हो कि इसकी डेथ हो जाए, इसको ग्रीवियस हर्ट हो जाए, उसके बेनिफिट के लिए, जो अभी हम लोगों ने तीन एसेंशियल एलिमेंट देखे थे, कंसेंट, गुड फेथ, बेनिफिट, यहाँ सब माइनर के लिए भी और अनसाउंड माइंड के बच्चे के लिए भी ये सारी चीजें होंगी। अनसाउंड माइंड का तो कितने भी एज का हो सकता है ना, बस कोई 30 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है, सारी चीजें गुड फेथ में होनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा क्या क्या, सेक्शन 22 देखा, सेक्शन 22 में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड देखी, 23-24 में हम लोगों ने क्या देखा, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन देखा। इनवॉलंटरी पहले है, वॉलंटरी बाद में है, 23-24 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने 25, 26, 27, 28, 27 तक क्या देखे, हम लोगों ने कंसेंट के बारे में कैसे कैसे चीजें कवर होती हैं ये देखा। अब सेक्शन नंबर 28 हम लोग देखेंगे, 28 से 31। जैसे 25 में हम लोगों ने क्या देखा, 25 में हम लोगों ने देखा कोई भी इंसान डेथ और ग्रीवियस हर्ट को छोड़ के अगर कोई कंसेंट देता है, कोई इंजरी होती है, तो वो ऑफेंस में पनिश नहीं होगी। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया की डॉक्ट्रिन थी, मतलब कि एक्ट डन बाय विद कंसेंट इज नॉट एन ऑफेंस, हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने 26 में देखा कि कोई भी अडल्ट पर्सन है, वो अगर अपनी कंसेंट दे रहा है, कोई मेजर ऑपरेशन है गुड फेथ में, उसके बेनिफिट के लिए, उसकी क्योर करने के लिए है, बेनिफिट के लिए है, और कोई अपनी कंसेंट दिया है, तो फिर उसके ऊपर कोई लाइबिलिटीज नहीं आएंगी। डॉक्टर्स को सेव करने के लिए बेसिकली ये प्रोविजंस हम लोग देखते हैं। उसके अलावा सेम चीज अप्लाई हो जाती है जब 27 में अप्लाई होता है, किसके ऊपर ये चीजें अप्लाई होती हैं, किसी एडल्ट के ऊपर ना होके किसी माइनर या फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कि अनसाउंड माइंड का है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 22 से 27 तक सारी चीजें कवर कर ली। सेक्शन नंबर 28 क्या बात करता है, कंसेंट अंडर फियर, मिसकंसेप्शन, अनसाउंडनेस, इंटॉक्सिकेशन और फ्रॉम चाइल्ड अंडर 12 इज नॉट वैलिड कंसेंट। मतलब कि अगर कंसेंट दी हुई है किसी ऐसे इंसान के द्वारा जो कि डरा हुआ था, जिसको कुछ मिसकंसेप्शन हो गया, या अनसाउंडनेस की वजह से उसने दिया, या फिर इंटॉक्सिकेटेड था वो, उस वजह से उसने कंसेंट दिया, या फिर ऐसे बच्चे ने कंसेंट दिया जो कि 12 साल से कम था, तो उसको वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये हमको 28 बताता है। सपोज जैसे कि कोई लड़की है, वो उसकी शादी होती है, एक कोई आदमी आता है उसके रूम में उसके फर्स्ट नाइट पे, और कोई उसका फेस नहीं देखती है वो, ठीक है, और वो लेकिन मिसकंसेप्शन में कंसेंट देती है, लेकिन वो आदमी कोई और होता है, तो ये कंसेप्ट जो कंसेंट है वैलिड मानी जाएगी, नहीं। ये कंसेंट वो जो मिसकंसेप्शन के अंदर आई है, ये कंसेंट जो है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, वो वैलिड मिसकंसेप्शन के अंतर्गत है, इसलिए कंसेंट वैलिड नहीं होगी। कोई बच्चा है 12 साल का है, या कोई पर्सन है इंटॉक्सिकेटेड है, उससे आपने उसकी कंसेंट ले ली, तो भी वो मायने नहीं रखी जाएगी। कोई इंसान है जिसको गन पॉइंट पे लेके आपने उससे उसकी कंसेंट ले ली, वैलिड नहीं होगी। सेक्शन 28 यही बता रहा है। सेक्शन 29 उसके बाद बता रहा है, कंसेंट डज नॉट एक्सक्यूज एक्ट्स विच आर इंडिपेंडेंटली ऑफेंसेस। अब कोई एक्ट है वो ऑलरेडी ऑफेंस है, सपोज जैसे अबॉर्शन है, ठीक है, जो कि बेनिफिट के लिए ना किया जा रहा हो,
ठीक है, गुड फेथ में ना किया जा रहा हो तो वो ऑफेंस हो गया। अबॉर्शन खुद में एक जो है ऑफेंस है, आप उसके लिए कंसेंट दो चाहे ना दो क्या फर्क पड़ता है। थेफ्ट है, कोई भी ऑफेंस है, ऑफेंस है, वो इंडिविजुअली खुद ही ऑफेंस है, आप उसके लिए कंसेंट देके क्या ही कर लोगे। तो इसलिए वो यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा। सेक्शन नंबर 29 ये बताता है, कंसेंट डज नॉट एक्सक्यूज एक्ट्स विच आर इंडिपेंडेंटली एन ऑफेंस। सो द एक्ट विच इज इंडिपेंडेंटली इज एन ऑफेंस, it will not be covered under general exceptions. This is clear cut line told by section number 29. सेक्शन नंबर जैसे वही एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों के पास है, कॉजिंग मिसकैरेज इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, सेक्शन 30, गुड फेथ बेनिफिट विदाउट कंसेंट इज प्रोटेक्टेड ओनली विद द स्टैट्यूटरी लिमिट। सेक्शन 30 क्या बात करता है, सेक्शन 30 हमारी ये बात करता है कि जो गुड फेथ में बेनिफिट में काम किया जाता है विदाउट कंसेंट। अब तक देखिए 26-27 में हम लोगों ने क्या बात करी थी, कंसेंट थी। ठीक है, चाहे वो लीगल लीगल गार्जियन से ले रहे हो आप, चाहे उसी पर्सन से ले रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई डॉक्टर है रास्ते से जा रहा है, ठीक है, वो क्या देखता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। अब रास्ते पे एक आदमी गिरा पड़ा है, उसका एक हाथ टूटा है, उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, हेड में इंजरी है, और वो अनकॉन्शियस है। अब कोई उसका आता पता भी नहीं है, फोन उसके पास है नहीं, वॉलेट भी नहीं है, सब कुछ इधर उधर कार में था, आधी कार में आग लग चुकी है, नहीं है कोई भी चीज। अब आप डॉक्टर हैं, सामने हॉस्पिटल है, आप उसकी भलाई के लिए क्या करेंगे, जो भी प्राइमरी फर्स्ट एड होगा वो दोगे, उसके भले के लिए काम करोगे। आपने बिना कंसेंट के काम किया है, लेकिन कल को के लिए आपको लायबल नहीं किया जाएगा। अगर आपने उसकी गुड फेथ में उसकी मदद करने के लिए काम किया, भले उसके बाद उसकी डेथ हो जाए, तो भी आपको लायबल नहीं किया जाएगा। सेक्शन नंबर 31, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। इससे बेहतर समझिए, किसी इंसान को थर्ड स्टेज का कैंसर था, आपने जाके उसको बताया कि सर आपको कैंसर डायग्नोज हुआ, उसको ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आया, वो मर गया, तो डॉक्टर नहीं लायबल है, या आप लायबल नहीं हो जाओगे जिसने जाके बताया है, क्योंकि आपने उसको बताया था कि अब ये भैया पता चल गया, अब आगे ये डायग्नोज कर लिया गया है, अब आगे आपका ट्रीटमेंट हो, लेकिन आप उसको ही बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसकी वजह से आपकी डेथ हो गई। तो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन नॉट एन ऑफेंस। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस merely because it harms the person to whom it is made, इफ मेड फॉर द पर्सन बेनिफिट। उस पर्सन के हित के लिए किया जाने वाला कम्युनिकेशन जिसकी वजह से अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो पर्सन लायबल नहीं होगा जिसने उसको वो बात बताई है। सर्जन ट्रूथफुली टेल्स पेशेंट दैट ही कैन नॉट लिव, शॉक लेट्स टू अ डेथ, नो ऑफेंस। मतलब कि आप नहीं बच सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, सदमे से मर गया बेचारा। एसेंशियल कम्युनिकेशन होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 32 बात करता है, एक्ट टू विच पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेड्स। ये कौन सा सेक्शन है हमारा, ये हमारा नए प्रोविजंस क्या, वो ओल्ड ऑफ आईपीसी का सेक्शन नंबर 94 है जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देखा। अच्छा, एक चीज और देखिए, गुड फेथ के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने कौन कौन से सेक्शन देखे। गुड फेथ के रिस्पेक्ट अगर एक शॉर्ट में याद करने के लिए बनाया जाए, तो अब तक गुड फेथ के लिए हम लोगों ने देखा सेक्शन नंबर 26, 27 प्लस 30, 31। ठीक है, या फिर इसी को अगर आए उसमें बोले तो 26 क्या है हमारा, 88, 89 प्लस 92, 93। ये हो गया हमारा आईपीसी, ये हो गया हमारा सिमिलरली बीएनएस। तो ये चीजें कवर हो गई। अब अगर हम लोग देखें नेसेसिटी के लिए कौन कौन सी चीजें थी, तो नेसेसिटी के रिस्पेक्ट में अगर आईपीसी में बात करा जाए तो सेक्शन 81, 92, 93, ये तीनों इससे रिलेटेड हो गई। और अगर उसमें बीएनएस में देखा जाए तो सेक्शन नंबर 19, 30 एंड 31, ये बीएनएस हो गया हमारा, और ये हो गया आईपीसी हमारा। तो इस तरीके से नेसेसिटी और गुड फेथ के रिस्पेक्ट में भी आप चीजें रख के याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डायरेक्टली सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 32 हमारा जो है वो बात करता है, बहुत बढ़िया बातचीत है इसकी। ये बताता है कि अगर किसी ने आपको धमका धमका के कोई काम कराया है तो फिर आप लायबल नहीं होगे।
बस उस सिचुएशन में आपने अपने आप को खुद ना डाला हो, ठीक है, तो फिर आप लायबल नहीं होगे। तो सबसे पहली बात बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस। जितना भी आप जनरल एक्सेप्शंस पढ़ोगे वो ऐसे ही है कि नथिंग इज एन ऑफेंस एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। दो चीजें हैं बस, मर्डर छोड़ के और ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट punishable with death if the act is done under the threat reasonably causing apprehension of instant death। और वो भी थ्रेट कौन सी है जिससे कि आपको तुरंत इंस्टेंट डेथ के चांसेस लग रहे हैं, वैसा वाला आपको किसी ने थ्रेट दिया है, तब फिर आपको आपने कोई एक्ट किया है। तो वही जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस लेक्चर के एक एग्जांपल लिया था कि अगर थोड़ी साफ सफाई, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा है ना। वाह, देख लिया जाए, सारी चीजें चैट बॉक्स सारा सही है। हाँ ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, जिसको भी ये लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, ये लग रहा है कि बहुत तेज पढ़ा दिया सर, भाई अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन है, लेकिन स्टिल हम लोग सारा कॉन्सेप्ट लेते हुए चल रहे हैं ताकि पेपर किसी भी तरीके से आ जाए। अब जैसे आज का जो हम लोगों ने पेपर डिस्कस किया है, जो एमसीक्यूज आपको 10 भेजे थे, उसमें हम लोगों ने रीजन असर्शन सारे हर तरीके से क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करी है कि कैसा भी क्वेश्चन कल को आता है आप लोग उसको अच्छी तरीके से डील कर सको। ठीक, तो सेक्शन नंबर 32 हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद इसेंशियल देख लेते हैं। देयर मस्ट बी एन इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट डेथ होनी चाहिए। द अप्रहेंशन मस्ट बी रीजनेबल एट द टाइम ऑफ द एक्ट, जो अप्रहेंशन है डेथ का वो आपको इंस्टेंटली उसी टाइम होना चाहिए। द एक्ट मस्ट बी कंपेल्ड बाय दैट थ्रेट, उस थ्रेट के चलते ही आपसे वो काम जबरदस्ती करवाया गया हो। डिफेंस इज नॉट अवेलेबल इफ द पर्सन वॉलंटरली ज्वाइन द क्रिमिनल गैंग। सपोज आपने वो क्रिमिनल गैंग खुद से ही ज्वाइन किया था, आपको पता ही था इनका काम नेचर ऐसा ही है, उसके बाद आप चाह रहे हो कि आपको डिफेंस मिल जाए, तो फिर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। इलस्ट्रेशन, स्मिथ सीज्ड बाय द डकैत एंड फोर्स्ड टू ब्रेक ओपन अ हाउस मे क्लेम द एक्सेप्शन। वही ताला तोड़ने वाला जो कहानी है वही यहाँ पे डिस्कस करी गई है। सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 33 में हम लोग देखते हैं, आप लोग एक मैक्सिम सुनते हो क्या, डिमिनिश नॉन क्यूरेट लेक्स। तो जो एक्ट जो है वो, ये देखिए मैक्सिम यहाँ पे मेंशन है, डिमिनिश नॉन क्यूरेट लेक्स, मतलब कि ट्रिफल्स जो हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। बहुत ही मेजर माइनर सी चीजें जो ह्यूमन नॉर्मली नेचर इग्नोर कर देता है। सीरियस और ह्यूमिलेटिंग हार्म कैन नॉट बी डिस्गाइज्ड एज ट्रिवल, ट्रिवल मतलब बहुत छोटा सा, ठीक है, उस ह्यूमिलेटिंग हार्म सीरियस हार्म्स को यहाँ पे नहीं, कोई माइनर सा, जैसे आप लोग यारी दोस्ती में आप हैं, आपकी कुछ अपोजिट जेंडर्स के फ्रेंड भी होंगे, किसी ने हंसी मजाक में ऐसे करके आपके गाल पे मार दिया, ठीक है, आपके सोना बाबू ने ऐसे करके आपके गाल पे मार दिया, तो कल को जाके आप हर्ट का केस नहीं करवा सकते। ये चीज उसको कहाँ की लाइबिलिटी, वहां पे कहाँ पे उसको डिफेंस मिल जाएगा, सेक्शन नंबर 33 का। वो भी कहेगी बेटा हमने भी आईपीसी पढ़ी हुई है, हमने भी बीएनएस पढ़ी हुई है, वो भी बियॉन्ड बेयर एक्ट से पढ़ी है, तो मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। ये द मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स की मैक्सिम तुम भी पढ़ लो बियॉन्ड बेयर एक्ट का सब्सक्रिप्शन लेके। Nothing is an offense if the harm caused intended or likely is so slight that no person of ordinary sense and temper could complain of it। मतलब कि पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस उसके ऊपर कंप्लेंट नहीं करेगा, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक्चुअली इंटेंडेड और लाइकली हार्म में एग्जिस्ट, हार्म मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लाइट, टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव, ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर स्टैंडर्ड अप्लाइज। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के लेक्चर के लिए सबसे ज्यादा जो पेपर में आने वाली इंपॉर्टेंट चीज, एक तो हम लोग कवर कर लिए एक पार्ट, अब जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग देखेंगे। तो भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है, वो अगेंस्ट ऑफेंडर अवेलेबल होता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, अपने बिलोंगिंग्स के लोगों को बचाने के लिए, मतलब सेल्फ को आप बचा सकते हैं, ठीक है, अदर की बॉडी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ प्रॉपर्टी बॉडी प्रोटेक्ट करना, दूसरों की भी प्रॉपर्टी बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस चीज को, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखो कोई भी राज्य नहीं चाहता उसके जो देश के लोग हों वो कैसे हों,
कमजोर टाइप के हों, तो अपनी रक्षा आप स्वयं कर सकें, इस वजह से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारे पास दिया गया है। अब सेक्शन नंबर 34 से स्टार्ट होकर 44 तक जाता है, 10 सेक्शन है। अब आप लोगों ने बहुत सारे केसेस इसमें पढ़े होंगे। एक केस आपका आता है वो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप का। उसमें बोला गया था नेसेसिटी जो है, जैसे ही प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होता है, जैसे ही ऑफेंस स्टार्ट होता है और जैसे ही वो ऑफेंस एंड हो जाता है। रामस्वरूप के केस में कहा गया था वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका एंड हो जाता है। कौन से केस में? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप के केस में क्या कहा गया था कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस एज सून एज नेसेसिटी स्टार्ट्स, एज सून एज नेसेसिटी स्टार्ट्स एंड एंड्स व्हेन नेसेसिटी सीजेस और स्टॉप्स। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंसेस एज नेसेसिटी स्टार्ट्स, एज नेसेसिटी स्टार्ट्स एंड एंड्स व्हेन नेसेसिटी सीज और स्टॉप। ये बोला गया था कौन से केस में? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप के केस में। इसके अलावा देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस भी था, उसका भी नाम लिख लीजिए। देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था। इस केस में क्या कहा गया था? जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो क्या है? डिफेंस के लिए मिलता है गुरु आपको, ये रिटेलिएट करने के लिए नहीं है, रिवेंज लेने के लिए नहीं है। तो प्राइवेट डिफेंस जो है वो क्या है? नॉट फॉर रिटेलिएशन। प्राइवेट डिफेंस जो है वो इज नॉट फॉर रिटेलिएशन, देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया था। और एक केस और लिख लीजिए लगे हाथ, जब आप लोग केस लिख ही रहे हैं। एक दो ये हो गया, तीसरा केस हो गया। तीसरा केस का नाम डालिए, मुन्ने खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। मुन्ने खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें कहा गया था जो कोई ऑफेंस के अगेंस्ट में ही आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको जो इनोसेंट एक्ट है सामने वाले के उसके अगेंस्ट भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्यों मिलता है ये भी। इसके अलावा एक और केस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग लिख लीजिए। मुंशी राम का केस तो रह ही गया ना। 3 4, मुंशी राम वर्सेस टेलई एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में क्या कहा गया था कि लिखिए, प्ली ऑफ प्राइवेट डिफेंस नीड नॉट टू बी स्पेसिफिकली टेकन। मतलब कि जो प्राइवेट डिफेंस है, जो डिफेंस के लिए जरूरी नहीं है कि ये मांगा ही जाए, डिफेंस प्राइवेट डिफेंस में मांगा ही जाए ये जरूरी नहीं है। कोर्ट को अगर लगता है तो वो अपनी तरफ से भी जो है वो डिफेंस दे सकता है। बाकी के जनरल एक्सेप्शन जो हम लोगों ने पढ़े, भाई ये प्राइवेट डिफेंस है ना, हम लोगों ने कल देखा था, दो टाइप के होते हैं, एक्सक्यूजेबल और जस्टिफिएबल। तो ये कौन सा वाला नेचर था? ये जस्टिफिएबल वाला नेचर था ना। कहाँ गया, एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, ठीक है, सारी चीजें सेट है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में। इसमें ये बोला गया ना बेटा कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको आपने मांगा नहीं, बट कोर्ट को प्रिज्यूम है कि लग रहा है कि हाँ जस्टिफिएबल नेचर है, तो कोर्ट अपने आप भी दे सकती है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये सिस्टम है पूरा किसका? यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का। अब यहाँ इतने केसेस हो गए, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। मैन का
जनरल नेचर ही होता है कि अगर कुछ अलग हो, गलत हो, तो वो रिटेलिएट करे, ठीक है। एक बेसिक नेचर है ही, अगर कोई आपको मारेगा तो आप रिटेलिएट करोगे ही करोगे। घर में मम्मी पापा ने मारा, रोगे, ठीक है, सामान इधर उधर उधर फेंकोगे। बाहर किसी दोस्त ने मारा या किसी और ने मारा तो आप रिटेलिएट करोगे, आप भी मारोगे, ठीक। तो आपका रिटेलिएशन जो है वो ह्यूमन नेचर है। प्राइमरी ड्यूटी है किसकी? मैन की। तो प्राइमरी ड्यूटी क्या है मैन की? प्राइमरी ड्यूटी मैन की है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। तो प्राइमरी ड्यूटी क्या है? टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। अब उसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है। कोई भी चीज गलत होगी वो रिटेलिएट करेगा। नो स्टेट कैन थिंक सिटीजन्स आर कावर्ड। कोई भी राज्य ये नहीं चाहता कि उसके देश के जो, उसके स्टेट के जो सिटीजन्स हैं वो क्या हो? कावर्ड हो। तो राज्य हर समय, स्टेट हर समय सहायता के लिए अवेलेबल नहीं होती है मेरे भाई। इसीलिए आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया गया है। अब कुल मिला के आप लोगों को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस समझ में आ गया होगा, कहाँ से कहाँ तक दिया है। 34 से लेके 44 तक दिया हुआ है, सारी चीजें हैं। जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको 38 और 41 याद होने चाहिए। 34 क्या बात करता है? क्या क्या थिंग्स करी जा सकती हैं एज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। उसके अलावा राइट एक्सटेंड्स टू वंस ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राइट एग्जिस्ट व्हेन अगेंस्ट पर्सन लैकिंग क्रिमिनल कैपेसिटी। राइट्स एग्जिस्ट इवन अगेंस्ट पर्सन लैकिंग, मतलब कि अगर जैसे कोई पर्सन है, 5 साल का है, 7 साल का है, जो हम लोग देखा था कि बच्चों के अगेंस्ट नहीं होता, तो ऐसा कोई बच्चा है या ऐसा कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसके अगेंस्ट में तो कोई क्रिमिनल चार्ज आता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान आपके ऊपर एक्ट कर दे, आपके ऊपर अटैक कर दे, तो क्या आप प्राइवेट डिफेंस के चलते अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो वो ये बताता है सेक्शन नंबर 36 कि भाई आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एग्जीक्यूट करते हुए अपनी जान बचाने के लिए एक्ट कर सकते हैं। ना तो वो बंदा लायबल होगा, ना आप लायबल होगे। अब 37 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं राइट ऑफ पर्सनल, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के ऊपर, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 35 में क्या बताया गया है? 35 में बताया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों पे एग्जिस्ट करता है। 34 में क्या बताया गया है? कुछ भी जो है, नथिंग इज एन ऑफेंस एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर बोथ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। अब सेक्शन 34 के लिए कंडीशंस कहाँ कहाँ दी हुई है? 35, 36 और 37। इसी को बोलते हैं क्या? कंडीशन ऑफ 96। मतलब कि आईपीसी का 96 और बीएनएस का सेक्शन नंबर 34, इसकी कंडीशंस कहाँ दी हुई है? वहां पे 35, 36, 37 बीएनएस कंडीशंस किसके लिए? 34 के लिए। नथिंग इज एन ऑफेंस डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो यहाँ पे बताए गए हैं कि आगे क्या क्या सर्कमस्टेंसेस आप कर सकते हैं। वही सेम अगर देखा जाए तो 96 वहां हो गया, 97, 98, 99। ठीक है, सारी चीजें क्लियर, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, यहाँ तक बहुत बेसिक सा चीज है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट इवन अगेंस्ट पर्सन ऑफ साउंड माइंड, हम लोग अभी देख चुके। पर्सन एक्टिंग अंडर मिसकंसेप्शन, चाइल्ड और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। इफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट टू किल ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जब भी अटैकर अगर नॉर्मल होता तो उसके अगेंस्ट होता, वही वहां पे इसको भी मिलेगा। सेक्शन 37 में रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? सेक्शन 37 में रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं, नो राइट व्हेन द एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई एक्ट है जो पब्लिक सर्वेंट का है और वो भी गुड फेथ में वो कर रहा है, अपने ऑफिस के हिसाब से अपनी ड्यूटी कर रहा है, और डज नॉट क्रिएट रीजनेबल, और उसके उस एक्ट से आपके ऊपर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसके ऊपर एज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अटैक नहीं कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट यहाँ पे ना रखा गया होता, तो कोई पुलिस वाला है, वो किसी हिस्ट्री शीटर को अरेस्ट करने गया, अब वो अरेस्ट करने गया था तो वो कहेगा ये तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहा था, मुझे बंद कर रहा था, मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अपना इस्तेमाल किया और इसको मार दिया। तो ये चीज है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है द एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ ऑफिस एंड डज नॉट क्रिएट अ रीजनेबल एप्रीहेंशन। तो आपके ऊपर कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जीक्यूट
करने की पावर नहीं है। देयर इज टाइम टू सीक प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज की मदद ले सकते हैं और तुरंत आपको मदद अवेल हो जाएगी, तो भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड या ट्राई नहीं करेंगे। मोर हार्म देन नेसेसरी, मतलब कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आप फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये वाली क्या चीज है, मोर हार्म वाली? तो अ, जो भी हम लोगों ने स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप का केस देखा था ना बेटा, तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप के केस में और स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अमजद खान, कहाँ गया, अमजद खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी नहीं था बेटा, ये एमपी था, स्टेट ऑफ एमपी। इसके केस में आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा और ये पेपर में 100% आता है कि वन कैन नॉट वे इन गोल्डन स्केल। लिखिए, वन कैन नॉट वे इन गोल्डन स्केल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स नेसेसरी फॉर डिफेंस। एक केस का नाम लिखा, उसके आगे पॉइंटर बना के लिख लीजिए, क्या लिखना है, वन कैन नॉट वे, वे मतलब तौल सकता है, इन गोल्डन स्केल कॉमा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स नेसेसरी फॉर डिफेंस। अब इसी में ही रीजनेबल फोर्स क्या होती है, ये एक और केस वही जो हम लोगों ने देखा था, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप के केस में भी कहा गया था कि एक्सेसिव फोर्स आप अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब कि कोई आदमी है वो निहत्थे आपसे टकरा गया, आपको लगा कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने वाला था, आप उसको नॉर्मली भी रोक सकते थे, उसने आप पे कोई अटैक भी नहीं किया है, आपको रीजनेबल अप्रहेंशन हुआ, सारी चीजें वैलिड हैं, ठीक है, लेकिन उसने जैसे ही आपने उसको रोका उसके बाद उसने कोई एक्ट नहीं किया, तो आप रिटेलिएट करते करते अब उसको जान से मार दो, ये उचित नहीं है, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर रहा, आपने उससे को पकड़ लिया, आपने उससे कहा बैठ बैठ गया, बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक। अब रीजनेबल फोर्स कितना होगा ये डिपेंड करेगा गुरु, केस बाय केस, फैक्ट बाय फैक्ट डिपेंड करेगा। सेक्शन 38 में ये बताया गया है कि आप कब डेथ कॉज कर सकते हैं। सेक्शन 39 में बताया गया है कि 38 में जो सिचुएशंस हैं, अगर उनमें से कोई सिचुएशन लाई नहीं कर रही है तो फिर आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ बताया गया है, 38 में बताया गया है। Right extends to causing death when assault reasonably causes apprehension of, जब आपको reasonably लगे कि क्या हो सकता है, फर्स्ट डेथ, ग्रीवियस हर्ट, उसके अलावा रेप, उसके अलावा कोई है जो कि ग्रेटिव, आपको लग रहा है रीजनेबल अप्रीहेंशन है कि रेप हो सकता है या फिर कोई अपनी अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करे, किडनैपिंग हो सकता है या अबडक्शन हो सकता है, तो फिर आप इसमें ज्यादा कुछ और नहीं करेंगे, आप अपने प्राइवेट डिफेंस को एग्जीक्यूट करते हुए। इसके अलावा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट प्रिवेंटिंग रिकोर्स टू अथॉरिटीज, कि आप जैसे कोई आदमी, कोई चोर डकैत है, वो आपके घर में कूदे, सात छह सात लोग आपके घर में कूदे, उन्होंने पब्लिक अथॉरिटीज से आप मिल भी ना पाओ, आपको घर के अंदर बंद कर दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एक कमरे में बंद कर दिया, तो अब आप इस केस में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का ट्राई करते हुए उन लोगों की डेथ कॉज कर सकते हैं। या ये बताया गया सेक्शन नंबर 38 में, थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, कोई आपके ऊपर एसिड फेंकने जा रहा है, आपको दिख रहा है कि आ रहा है आ रहा है, फेंकने जा रहा है, थ्रो कर रहा है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड अटेम्प्ट भी कर रहा है इसका, इस केस में भी आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। असॉल्ट इस लेवल का होना चाहिए कि आपको लगे डेथ हो सकती है, असॉल्ट ऐसा हो कि आपको लगे ग्रीवियस हर्ट है, ये असॉल्ट और इन सबसे रिलेटेड, इन दोनों डेथ, इन दोनों से रिलेटेड एक केस आया था, योगेंद्र मोरारजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ध्यान रखिएगा, योगेंद्र मोरारजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में बोला गया था कि असॉल्ट इस लेवल का होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ
ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप हाथ पैर धरे बैठे थे, अरे ये मुझे मार देगा, मुंह तोड़ देगा और मैं इतने दिन ये मेरा हाथ पैर टूट जाएगा, अपने मन में नहीं, वो उस नेचर का असॉल्ट होना चाहिए। असॉल्ट हो या फिर रेप का असॉल्ट हो, असॉल्ट का इंटेंशन वही ग्रेटिफाइंग लस्ट से रिलेटेड हो, तो ये सारी चीजें हैं, ये हम लोगों ने देखा। असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन के रिस्पेक्ट में भी एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जाता है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर देखे हैं तो आपको मिला भी होगा। अब जैसे आप लोगों का राजस्थान प्रीलिम्स है तो आपको केवल राजस्थान के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, आपको यूपी के भी लगाने हैं, आपको बिहार के भी लगाने हैं, जो सिमिलर बेल्ट हैं, जहाँ पे एक ही जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जहाँ पे चीजें पूछी जाती हैं। उत्तराखंड के आप क्वेश्चन लगाइए, आईपीसी के, बीएनएस के, सारे एक साथ। केवल राजस्थान एपीयू के प्रीवियस ईयर लगाने से फायदा मिलेगा, लेकिन 10% 20%। अब ट्रेंड चेंज हो चुके हैं, पहले पूछा जाता था कि सेक्शन नंबर 38 में क्या है, अब पूछे जाएंगे उसमें केस लॉज। अब आपको जैसे ये पेपर है तो अब आपको आईपीसी के एक तरफ हो सकता है, यहाँ पे लिख दे सेक्शन 100, 101, 102, 104 लिख दे, यहाँ पे लिख दे 38, 39, 40, 41, मैच कराओ किसका कौन सा सेक्शन आता है। तो मैच, ऐसे सेक्शन भी मैच करने का किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो अब आपको आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करनी होगी, केवल एमसीक्यू रटने से काम नहीं चलेगा, आपको अंदर भी पता होना चाहिए। अब किडनैपिंग और एब्डक्शन वाले केस में एक केस था बहुत अच्छा, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में विदाई से रिलेटेड ये पूरा केस था। इसमें एक फादर जो था वो अपनी बेटी को जबरदस्ती लेके जा रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एग्जीक्यूट किया गया। तो यहाँ बताया गया कि रिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। रिलेशन से रिलेटेड आपका एक केस और आता है, वो केस है ननकऊ का। ये भी अगर आपको टाइम मिले तो किडनैपिंग से रिलेटेड है, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। की रिलेशन जरूरी नहीं है, कोई भी किसी भी रिलेशन का हो सकता है। किडनैपिंग के लिए अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा किडनैप करेगा, तो फिर भैया आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे फादर, कोई बेटी को लगा फादर से डिफेंस में उसने डेथ कॉज कर दी, तो रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, प्रिवेंटिंग टू रिकोर्स टू अथॉरिटीज, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब यहाँ पे किस केस में हम डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं, अब यहाँ आ जाइए सेक्शन नंबर 39। इन अदर केसेस बॉडी डिफेंस एक्सटेंड्स ओनली टू कॉजिंग हार्म अदर देन डेथ। अब इसके अलावा कोई भी सिनेरियो होता है तो आप डेथ कॉज करने के अलावा कोई और चीज कर सकते हैं, कोई और टाइप की हर्ट ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं, लेकिन डेथ नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 40 बताता है कब से स्टार्ट होता है कब तक रहता है। ऑल राइट कमेंसेस ऑन रीजनेबल apprehension of danger and continues as long as apprehension continues। जब तक apprehension रहेगा तब तक वो चीज रहेगी, जैसे ही apprehension खत्म हो जाएगा, apprehension of danger, वैसे ही right of private defense भी आपका खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 38 आपको पता होना चाहिए, सेक्शन नंबर 37 आपको पता होना चाहिए, सेक्शन नंबर 41 आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे चार ऐसी सिचुएशंस दी गई हैं जिनमें कि आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 41 जो है हमारा, वो यहाँ पे कौन सा है, सेक्शन नंबर 41 हमारा आईपीसी का 103 हुआ करता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई, स्मूथली चीजें चल रही हैं, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं स्पीड हो गई है, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, सेक्शन नंबर 41 जो है राइट ऑफ, ये 100, एक सेकेंड, 103 नहीं है, ये आईपीसी का 103 नहीं है, ये फिर कुछ गड़बड़ आ गया। सारी चीजें सही, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। हाँ, तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कौन सा सेक्शन है ये, जहां तक मुझे याद आ रहा है यार, 103 ही है, 103 ही है, 103 ही है।
एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नहीं तो कल क्लास में बताऊंगा। वैसे 103 ही है आईपीसी का। राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ अगेंस्ट रॉबरी। अगर आपको लग रहा है कि कोई रॉबरी कर रहा है जिसकी वजह से डेथ कॉज हो सकती है। हाउस ब्रेकिंग हुई आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। सूरज ढलने के बाद आपके घर में कोई कूद आता है तो आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। ये हर एक हिंदुस्तानी को पता है, 50 बार पिक्चरें हम लोगों ने देखी हैं। बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, सबको पता है कि अगर कोई किसी के घर में कूद जाता है तो उसकी डेथ कॉज कर दो, आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिल जाता है। मिस्चिफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस टू अ ड्वेलिंग, टेंट और वेसल यूज फॉर ड्वेलिंग, या फिर कोई भी ऐसा घर है, टेंट है, वेसल है जो कि रहने के पर्पज से या फिर सामान स्टोर करने के पर्पज से है वो, और वहां पे कोई आग लगा देता है, कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस लगा देता है, तो फिर उसकी डेथ कॉज करी जा सकती है। कोई भी थेफ्ट है, मिस्चिफ है, या फिर हाउस ट्रेसपास है जो कि रीजनेबली कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है उस थेफ्ट, मिस्चिफ या फिर हाउस ट्रेसपास से, तो फिर आप डेथ कॉज कर सकते हैं। कहाँ बताया गया है? सेक्शन नंबर 41 में बताया गया है। सेक्शन नंबर 42 एंड 43। सेक्शन 42 क्या बताता है? इन अदर प्रॉपर्टी केसेस ओनली हार्म अदर देन डेथ में बी कॉज। जिससे हम लोगों ने अभी पीछे देखा कि केवल केवल क्या किया जा सकता है, हम्म, जब बॉडी के अगेंस्ट है और वो ऑटो कंडीशंस ऑटो नहीं फॉलो हो रही हैं, तो फिर आप बॉडी के अगेंस्ट भी अदर हार्म कर सकते हैं। ऐसे ही सेक्शन 42 बताता है इन अदर प्रॉपर्टी केसेस ओनली हार्म अदर देन डेथ में बी कॉज। सेक्शन नंबर 43 बताता है डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिगिंस विद द रीजनेबल एप्रीहेंशन। तो प्रॉपर्टी के केस में भी जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन स्टार्ट होता है, कंटिन्यू होता है, जब तक रॉबरी चल रही है, हाउस ब्रेकिंग चल रही है, मिस्चिफ या फिर ट्रेसपास चल रहा है, तब तक ही रहेगा। कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा। इसका कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन हाँ, यही इसका कॉन्सेप्ट है। सेक्शन नंबर 44 मतलब कि यहाँ पे ये सेक्शन आता है आपका आईपीसी के अंदर, सेक्शन 106। कोई भी चेंज नहीं है, सारी चीजें सेम है। If a person faces a deadly assault and cannot effectively defend without risk to an innocent person, the right extend to a running that risk. आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। A is attacked by a mob trying to murder him. A के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है। If he fires in a defense and a child mingle with the mob is harmed. अब वो मॉब ने उसके ऊपर, झुंड ने पूरा हमला किया था, अब वो अपनी जान बचाने के लिए उस मॉब पे हमला करता है, लेकिन उस मॉब के अंदर, पार्क के अंदर लोग दौड़ते दौड़ते सपोज पहुंच गए, वहां पे बच्चे भी खेल रहे हैं। अब वो डायरेक्टली उसके ऊपर शूट करने में रिस्क है कि कोई बच्चा या कोई ऐसा इनोसेंट पर्सन भी हर्ट हो सकता है। तो सेक्शन नंबर 44 या सेक्शन नंबर 106 ये कहता है कि ठीक है, आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे मिल जाएगा। द एक्ट में स्टिल बी प्रोटेक्टेड। ये है सेक्शन नंबर 44 का सीधा सा कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये पर्टिकुलर नेचर का है बेटा, ये बात ध्यान रखना। असॉल्ट जो उसके ऊपर हो रहा है वो डेडली नेचर का होना चाहिए, रीजनेबल अप्रीहेंशन होना चाहिए कि हर्ट, या वो हर्ट नहीं, ग्रीवियस हर्ट ही होगी। और जो सारी सिचुएशंस हम लोगों ने पढ़ी वो सारी सिचुएशंस उसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। अब दर्शन सिंह का मामला है, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो वो क्या कहता है दर्शन सिंह के केस में, ये भी एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप एक लोगों को एक चीज याद हो, हम लोग अभी जब कल पढ़ रहे थे सेक्शन 19 हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था सेल्फ प्रिजर्वेशन अलाउड नहीं था, ठीक है। एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ अदर पर्सन इज नॉट अलाउड। कौन सा केस हम लोगों ने देखा था? आर वर्सेस डेडले एंड स्टीफन का केस हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डिफेंस मिल जाएगा। डिफरेंस समझिए, वहां पे बेटा सेल्फ प्रिजर्वेशन था, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस है, दोनों में डिफरेंस है। सेल्फ डिफेंस में आप दूसरे की लाइफ ले सकते हैं, जो कि सेक्शन 106 या फिर सेक्शन 44 में बताया गया है, लेकिन वो असॉल्ट इस लेवल का होना चाहिए। बात इतनी सी है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो हम लोगों ने कवर कर ली।
हाँ, दर्शन सिंह का मामला देखते हैं। दर्शन सिंह के केस में क्या कहा गया? दर्शन सिंह के केस में कहा गया, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ वेरी वैल्यूएबल राइट, इट शुड नॉट वे इन द गोल्डन स्केल इन मोमेंट्स ऑफ peril। जैसा कि हम लोगों ने पीछे अमजद खान के मामले में भी देखा था, द डिफेंडर नॉट टू प्रूव एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय द एग्रेसर, रीजनेबल अप्रीहेंशन इज इनफ। रीजनेबल अप्रीहेंशन इनफ है, एक्चुअली में वो एक्ट कर दे ये जरूरी नहीं है, बट द फोर्स यूज मस्ट रिमेन प्रोपोर्शनेट टू द डेंजर। वही बात जो हम लोग धीरे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो मेन सेक्शन 48, 38 to 40 बॉडी से रिलेटेड, और यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन से हैं? 41 to 43 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 सिचुएशंस दी हुई हैं। स्पेसिफिक असॉल्ट्स और एप्रीहेंशन है, असॉल्ट टू डेथ, एप्रीहेंशन, यहाँ पे स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस हैं, जैसे कि डकैती हो रही है या मिस्चिफ बाय फायर है ड्वेलिंग हाउस में, ओनली हार्म अदर देन डेथ। अगर इन कंडीशंस के अलावा कुछ हो रहा है तो अदर देन डेथ, सेम इसके अंदर भी है। कमेंसमेंट, जब से रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर स्टार्ट होगा, सेम यहाँ भी। और कंटिन्यू कब तक रहेगा? टिल अप्रीहेंशन कंटिन्यूज, टिल अप्रीहेंशन कंटिन्यूज। एक कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 22 अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, सेक्शन नंबर 84। उसके बाद 23 आया इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट हिज विल, कौन सा था? 23। यहाँ पे कौन सा था? 85। उसके बाद आया 86, और यहाँ पे आया 24। वो क्या है? पर्टिकुलर इंटेंट, मतलब कि ये है वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। उसके बाद 25 से लेके 31 तक, जो कि 87 से लेके 93 तक थे, जो कि कंसेंट, बेनिफिट, गुड फेथ कम्युनिकेशन, इन सब के ऊपर बात करता है। उसके बाद 32 जो है वो कंपल्शन है, किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाया जाए, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ होनी चाहिए। यहाँ पे इंस्टेंट है, उसी टाइम पे है, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ होना चाहिए, सेक्शन नंबर 94 के अंदर। सेक्शन नंबर 35 स्लाइड, हाँ, कौन सी मैक्सिम? डिमिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स की मैगजीन यहाँ पे हम लोगों ने देखी, जो कि आईपीसी में सेक्शन 95 की है। 34 से लेकर 44 तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करी गई है, और यहाँ पे 96 to 106 तक। इसको बार बार देखिए। इंसैनिटी डिफेंस रिक्वायर्स इनकैपेसिटी एट अ टाइम ऑफ द एक्ट, लीगल इंसैनिटी होती है जो कि नैरोअर होती है। सेक्शन नंबर 23 जो है वो इनवॉलेंट्री, 24 जो है वॉलेंट्री। ये चीजें आप लोग क्विक रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर से रिलेटेड कई बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, बॉडी के डिफेंस, आपको ये सारे कीवर्ड्स पता होने चाहिए। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे बेटा, कोई टेंशन मत लीजिए। सारी चीजें बस जिस जिस हिसाब से क्लास चल रही है उस हिसाब से पूरी क्लास करिए, क्लास बीच में स्किप मत करिए। ऑनलाइन एजुकेशन तभी सक्सेस है जब आप डेडिकेशन के साथ क्लासेस अटेम्प्ट करेंगे, जो आपको टास्क दिया जाए वो किया जाएगा, आपको उतना पढ़ाया जाएगा कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस का फाउंडेशन बन जाए। ठीक है, तो अगर किसी को भी बैच लेना है, आज की लास्ट फ्री डेमो क्लास है, अगर आप में से किसी को भी बैच लेना है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे बताइए, नहीं तो चैट बॉक्स पे है। तो फिर आपको जहाँ से व्हाट्सएप का लिंक मिला है वो मेरा ही नंबर है, तो आप उससे आगे जुड़ सकते हैं हम लोगों से। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपने बैच लिया होगा तो बैच में मिलेंगे, नहीं तो यूट्यूब में कुछ ना कुछ हम लोग आगे लेक्चर्स प्रैक्टिस करेंगे राजस्थान से रिलेटेड, उसमें मिलते हैं। ओके, हर हर महादेव, ध्यान रखिए।